नमस्कार। कहानी संसार में लीजिए सुनिए प्रसिद्ध लेखक अनुपम मिश्र की लिखी आत्मकथात्मक कहानी स्नेह भरी उंगली। वाचन स्वर मेरा यानी अनुराग चौधरी का है। थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना पिताजी से ही सीखा, पर उन पर कभी कुछ लिखा नहीं। उन्हें गए आज 27 बरस हो रहे हैं, लेकिन उनके बारे में कभी 27 शब्द भी नहीं लिखे। कारण कई थे। पहला तो वे खुद थे। कुछ के लिए वे जरूर गीत फरोश रहे होंगे, पर हमारे लिए तो वे बस पिता थे। हर पिता पर उसके बेटे बेटी कुछ लिखें, यह उन्हें पसंद नहीं था। कुल मिलाकर हम सब के मन में भी ये बात ठीक उतर गई थी। मन्ना ने एक आध बार बहुत ही मजे मजे में हमें बताया था कि कोई भी पिता अमर नहीं होता। पिता के मरते ही उसके बेटे बेटी उसकी याद में कोई स्मारिका छाप बैठें, खुद लेख लिखें, दूसरों से लिखाते फिरें। उनकी स्मृति को अस्थायी रूप देने हेतु उनके नाम से कोई संस्था संगठन खड़ा कर दें, यह सब बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। उनकी मृत्यु के बाद हमने इस बात को पूरी तरह निभाया, न खुद लिखा न लिखवाया। दूसरा कारण उनकी एक कविता थी, कलम अपनी साध, मन की बात बिल्कुल ठीक कह एकाध। तो मन की बात ठीक एकाध कभी सूझी नहीं, सूझी भी तो मन्ना की शर्त तेरी भर न हो लागू करने के बाद कभी कुछ ऐसा बचता ही नहीं था लिखने लायक। हम सब उन्हें मन्ना कहते थे। भाषा को बिगाड़ने का कुछ पाप जिन संबोधनों से लगता हो, वे संबोधन पिता के लिए तब प्रचलित नहीं हुए थे, लेकिन तब के नाम बाबूजी, पिताजी, बाबा आदि से भी हम और वे बच गए थे। खूब बड़े भरे पूरे परिवार में मझले भाई थे। पिताजी के बड़े भाई उन्हें प्यार से सिर्फ मझले ही कहते, और फिर दादा दादी से लेकर सभी छोटे भाई बहन यानी हमारे चाचा बुआ आदि भी उन्हें आदर से मझले भैया ही कहने लगे थे। मुझसे बड़े दो भाई सन 1942 में जब पिताजी को पुकारने लायक उम्र में आ रहे थे कि वे जेल चले गए। जेल में लिखी उनकी कविता घर की याद में इस भरे पूरे परिवार का, उसके स्नेह का आंखें गीली करने लायक वर्णन है। 2-3 बरस बाद जब वे जेल से छूटकर लौटने वाले थे, तब ये दोनों बेटे अपने पिता को किस नाम से पुकारेंगे, इस बारे में नरसिंहपुर मध्य प्रदेश के घर में बुआओं चाचाओं में कुछ बहस चली थी। पर जब पिता सामने आकर अचानक खड़े हुए, संबोधन कूद के पार कर लिए थे और सहज ही मझले भैया कहकर उनकी तरफ दौड़ पड़े थे। दोनों बच्चों को कुछ सलाह निर्देश भी दिए गए थे। बेटों के लिए भी वे मझले भैया बने रहे। फिर जन्म हुआ मुझसे बड़ी बहन नंदिता का। जीजी से मझले भैया कहते बना नहीं, उन्होंने उसे अपनी सुविधा के लिए मन्ने भैया किया, फिर मन्ने भैया, और थोड़ा घिसकर चमकते चमकते मन्ने और अंत में मन्ना हो गया। जब मेरा जन्म 1948 में वर्धा में हुआ, तब तक पिताजी जगत मन्ना बन चुके थे। सिर्फ हमारे ही नहीं, आस पड़ोस और बाहर के छोटे से लेकिन आत्मीय जगत के। बचपन की यादें कोई खास नहीं, शायद घटनाएं भी खास नहीं रही होंगी। उस दौर में एक साधारण पिता के जो संबंध साधारण तौर पर अपने बच्चों से रहते हैं, ठीक वैसे ही संबंध हमारे परिवार में रहे होंगे। मेरे जन्म के बाद हम सब वर्धा से हैदराबाद आ गए थे। वे दिन हमारे लिए ये सब जानने समझने के थे नहीं कि मन्ना कहाँ क्या काम करते हैं। पर एक बार वे घर से कुछ ज़्यादा दिनों के लिए बाहर कहीं चले गए थे। तब शायद मैं पहली कक्षा में पढ़ता था। वे तब मद्रास गए थे। लौटे तो उनके साथ एक सुंदर चमकीला चाकू आया था। मन्ना को सब्जी काटने का खूब शौक था। सब्जी खरीदने का भी यह शौक कभी कभी अम्मा की परेशानी में बदल जाता। ढेर के ढेर उठा लाते, क्योंकि बेचने वाली का बच्चा छोटा था, वह सब कुछ बेच जल्दी घर लौट सकती थी। बचपन में हमने उन्हें न तो कविता लिखते देखा न पढ़ते सुनाते। मद्रास के उस स्टील के चाकू से खूब मजे ले लेकर सब्जी काटते थे, इसकी हमें याद बराबर है। यह दौर था जब वे मद्रास में एवीएम फिल्म कंपनी के लिए कुछ गीत और संवाद लिखने गए थे। सब्जी खरीदने में बहुत ही प्रेम से भाव ताव करने वाले मन्ना एवीएम के मालिक चेट्टियार साहब से अपने गीत बेचते समय कोई भाव ताव नहीं कर पाए थे। गीत बेचने की इस उतावली में उनका लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि कुछ पैसा जुटा लेना भर था। बड़े परिवार में 2-3 बुआओं का विवाह करना था। रजत पट के उस प्रसंग में उन पर कुछ कीचड़ भी उछला होगा। उसी दौर में उन्होंने गीत फरोश कविता लिखी थी। हमने तब घर में रजत पट के चमकीले किस्से कभी सुने नहीं,
किस्से सुने एवीएम के, होटल के, जहाँ रोज़ इतनी सब्जी कटती थी कि अच्छे से अच्छे चाकू कुछ ही दिनों में घिस जाते थे, फिर फिका जाते थे। रजत पट की सारी चमक हमारे घर में इसी चाकू में समा कर आई थी मद्रास से। चेट्टियार साहब से किसी विवाद के बाद वे गीत बेचने की दुकान बढ़ाकर घर लौट आए। गीत फरोश में किस्म किस्म के गीतों में एक गीत दुकान से घर जाने का भी है। शायद जब वे तरह तरह के गीत बेच रहे थे तब उनके मन में घर आने का गीत ग्राहक की मर्जी से बंधा नहीं था। एवीएम की वे फिल्में जिनमें मन्ना ने गीत और संवाद लिखे थे, डिब्बे में बंद नहीं हुई। वे हैदराबाद के सिनेमा घरों में भी आई होंगी, पर मन्ना ने उन्हें अपनी उपलब्धि नहीं माना। हम लोगों को, अम्मा को सज धज कर उन्हें दिखा लेने का कभी प्रस्ताव नहीं रखा। शायद उनके लिए ये गीत मरण के थे, फिल्मी दुनिया में रमने के नहीं, मरने के गीत थे। साहित्य में रुचि रखने वालों के लिए मन्ना का वह दौर प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना का दौर था। पर हम बच्चों की कल्पना कुछ और ही थी। घर में कभी शराब नहीं आई, पर हैदराबाद में हम शराब के ही घर में मोहल्ले में रहते थे। मोहल्ले का नाम था टकेरवाड़ी। चारों तरफ अवैध शराब बनती थी। उसे चुआने की बड़ी बड़ी नादें यहाँ वहाँ रखी रहती थी। यूँ हमारे मकान मालिक, जिन्हें हम बच्चे शीतल भैया मानते थे, खुद इस धंधे से एकदम अलग थे, पर चारों तरफ इसी धंधे में लगे लोग छापा पड़ने के डर से कभी कभी कुछ सामान, नाद आदि हमारे घर के पिछवाड़े में पटक जाते। 4-5 बरस के हम भाई बहनों की क्या ऊंचाई रही होगी तब। हम इन नादों में छिपकर तब की ताज़ा कहानी अली बाबा और 40 चोर का नाटक खेल डालते थे। कभी कभी मन्ना हमें बद्री चाचा श्री बद्री विशाल पित्ती के घर ले जाते। घर क्या, विशाल महल था। शतरंज के 2 बित्ते के बोर्ड पर सफ़ेद काले रंग का जो सुंदर मेल हमने कभी अपने घर में देखा, वह यहाँ बद्री चाचा के पूरे घर में, आंगन में, कमरों के फर्श में, सभी जगह पूरी भव्यता से फैला मिलता। बद्री चाचा के घर ऐसे मौक़ों पर बड़े बड़े लोग जुटते थे, पर हम उन सबको उस रूप में पहचानते नहीं थे। बद्री चाचा सचमुच विशाल थे हम सब के लिए। कभी कभी वे हम सबको हैदराबाद से थोड़ी दूर बने शिवरामपल्ली गांव ले जाते। तब वहां विनोबा का भूदान आंदोलन शुरू हुआ था। बद्री चाचा अच्छे फोटोग्राफर भी थे। उस दौर में उनके द्वारा खींचे गए चित्र आज भी हमारे मन पर ज्यों के त्यों अंकित हैं। कागज़ वाले प्रिंट जरूर कुछ पीले भूरे और धुंधले पड़ गए हैं। मन्ना कविता लिखते थे, पढ़ने भी लगे थे, शायद रेडियो पर भी, लेकिन हमें घर में कभी इसकी जानकारी मिली हो ऐसा याद नहीं आता। तब तक घर में रेडियो नहीं आया था। हैदराबाद रेडियो स्टेशन से हर इतवार सुबह बच्चों का एक कार्यक्रम प्रसारित होता था। हम एक आध बार वहाँ मन्ना के साथ गए थे। ऐसे ही किसी इतवार को नंदी जीजी ने लकड़हारे की कहानी माइक के सामने सुना दी थी। जिस दिन उसे प्रसारित होना था उसके एक दिन पहले मन्ना एक रेडियो खरीद लाए थे। रेडियो सेट मन्ना की कविता के लिए नहीं, जीजी की कहानी सुनाने के लिए घर में आया था। इसे आज रेडियो में ही काम करने वाली नंदिता मिश्र भूली नहीं है। हैदराबाद से मन्ना आकाशवाणी के बम्बई केंद्र में आ गए थे। तब मैं तीसरी कक्षा में भर्ती किया गया था। उस स्कूल में हमें दूसरों से, अध्यापकों के व्यवहार से पता चला कि हमारे पिताजी को घर के बाहर लोग जानते भी हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वे कविताएं लिखते हैं। हमारे मन्ना कवि हैं। कवि कालदर्शी होता है, हमें नहीं मालूम था कल क्या होगा बच्चों का, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे करनी है। बहुत ही बड़े माने गए ऐसे प्रश्न हमारे कवि पिता ने कभी सोचे नहीं होंगे। जब एक शाम मैं और नंदी स्कूल से घर लौटे थे तो मन्ना ने हमें बताया कि अगले दिन हम सब बम्बई से बेमेतरा जाएंगे, बड़े भैया के पास। मन्ना के बड़े भैया मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले की एक छोटी सी तहसील बेमेतरा में तब तहसीलदार थे। हम सब बेमेतरा जा पहुँचे। 2-4 दिन बाद पता चला कि मन्ना और अम्मा वापस बम्बई लौट रहे हैं और अब हम यहीं बेमेतरा में बड़े भैया के पास रहकर पढ़ेंगे। हैदराबाद में एक बार सीढ़ियों से गिरने पर काफ़ी चोट लगने से मैं खूब रोया था। तब के बाद अब की याद है, बेमेतरा में खूब रोया उनके साथ वापस बम्बई लौटने को। आंखें तो उनकी भी गीली हुई थीं, पर हम वहीं रह गए। मन्ना अम्मा लौट गए। ताऊ जी यानी बड़े भैया का प्यार मन्ना से बड़ा ही निकला। वह तो हमें बहुत बाद में पता चला कि बड़े पिताजी के 6 में से 5 बेटे बड़े होकर कॉलेज हॉस्टल आदि में चले गए और उन्हें अपना घर सूना लगने लगा था। इसलिए उस सूने घर में रौनक लाने के लिए मझले भाई मन्ना ने हम दोनों को उन्हें सौंप दिया था। बम्बई से मन्ना दिल्ली आकाशवाणी आ गए।
तब हम भी एक गर्मी बेमेतरा से शायद चौथी पाँचवीं की पढ़ाई पूरी कर दिल्ली बुला लिए गए। हैदराबाद बम्बई की यादें धुंधली सी ही थीं। बेमेतरा छोटा कस्बा था और बड़े भैया सरकार के बड़े अधिकारी थे, इसलिए बाजार आना जाना, खरीदारी, डबल रोटी, ऐसे विचित्र अनुभवों से हम गुजरे नहीं थे। दिल्ली आने पर मन्ना के साथ घूमने, खुद चीज़ें खरीदने के अनुभव भी जुड़े। एक साधारण ठीक माने गए स्कूल रामजस में उन्होंने मुझे भर्ती किया। 7वीं 8वीं 9वीं में विज्ञान में नंबर थे। इसी बीच उन्हें सरकारी मकान किसी और मोहल्ले में मिल गया। शुभचिंतकों के समझाने पर भी मन्ना ने मेरा स्कूल फिर बदल दिया। नए मोहल्ले सरोजनी नगर में टेंट में चलने वाले एक छोटे से सरकारी स्कूल में। यह घर के ठीक पीछे था, पैदल दूरी। बच्चा नाहक दिल्ली की ठंड गर्मी में 8-10 मील के दूर के बसों में भागता फिरते, यह उन्हें पसंद नहीं था। यहाँ विज्ञान भी नहीं था। मैं कला की कक्षा में बैठा। मुझे कुछ भी पता नहीं था कि विज्ञान मिलने या न मिलने से जीवन में क्या खोते हैं पाते हैं। यही 9वीं में हिंदी पढ़ाते समय जब किसी एक सहपाठी ने हमारे हिंदी के शिक्षक को बताया कि मैं भवानी प्रसाद मिश्र का बेटा हूँ, तो उन्होंने उसे झूठ बोलते हो कह दिया था। बाद में उनने मुझसे भी लगभग उसी तेज आवाज़ में पिता का नाम पूछा था, घर का पता पूछा था। फिर किसी शाम वे घर भी आए, अपनी कविताएं भी मन्ना को सुनाई। मन्ना ने भी कुछ सुनाया था। उस टेंट वाले स्कूल में ऐसे कवि का बेटा। मन्ना की प्रसिद्धि हमें इन्हीं मापदंडों प्रसंगों से जानने को मिली। श्री मोहनलाल वाजपेयी यानी लाल जी कक्कू मन्ना के पुराने मित्र थे। मन्ना ने उनके नाम की एक पूरी पत्रनुमा कविता लिखी थी। बड़ा भव्य व्यक्तित्व। शांति निकेतन में हिंदी पढ़ाते थे। शायद सन 1957 में वे रोम विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना करने बुलाए गए थे। वहाँ से जब वे दिल्ली आए, एक बार तो एक बहुत ही सुंदर छोटा सा टेप रिकॉर्डर लाए थे मन्ना के लिए। नाम था जेलसी। जेली यानी ईर्ष्या। उसमें छोटे स्पूल लगते थे। उन दिनों कैसेट वाले टेप नहीं चले थे। शहर का न सही, शायद मोहल्ले का तो ये पहला टेप रिकॉर्डर रहा ही होगा। इसका हमारे मन पर बहुत गहरा असर पड़ा था। विज्ञान के आगे मैंने तो माथा ही टेक दिया था। क्या गजब की मशीन थी। हर किसी की आवाज़ कैद कर ले, फिर उसे ज्यों का त्यों वापस सुना दे। शायद लाल जी कक्कू ने ये यंत्र इसलिए दिया था कि मन्ना इस पर कभी कभी अपना काव्य पाठ रिकॉर्ड करेंगे, पर वैसा कभी नहीं हो पाया। एक तो ऐसे यंत्र चलाने में उनकी दिलचस्पी नहीं थी, और फिर अपनी कविता खुद बटन दबाकर रिकॉर्ड करना, उसे खुद सुनना, दूसरों को सुनाना उन्हें पसंद नहीं था। बाद में हमारे एक बड़े भाई बम्बई से वास्तुशास्त्र पढ़कर जब दिल्ली आए, तो जेलसी पर मुकेश, किशोर कुमार और लता के गाने जरूर जम गए थे। आज भी हमारे घर में मन्ना की एक भी कविता का पाठ रिकॉर्ड नहीं है। कभी कभी नितांत अपरिचित परिवार में परिचय होने के बाद सन्नाटा, गीत फरोश, घर की याद, सतपुड़ा के घने जंगल आदि कविताओं के पाठ की रिकॉर्डिंग हमें सुनने मिल जाती है। ये कविताएं उन शहरों में मन्ना ने पढ़ी होंगी, वहीं वे रिकॉर्ड कर ली गईं। हमें ऐसे मौक़ों पर लाल जी कक्कू के जेलसी की याद जरूर आ जाती है, पर ईर्ष्या नहीं होती। कवि कर्म जैसे शब्दों से हम घर में कभी टकराए नहीं। मन्ना कब कहाँ बैठकर कविता लिख लेंगे ये तय नहीं था। अक्सर अपने बिस्तरे पर, किसी भी कुर्सी पर एक तख्ती के सहारे उन्होंने साधारण से साधारण चिट्ठों पर, पीठ कोरे एक तरफ छपे कागजों पर कविताएं लिखी थी। उनके मित्र और कुछ रिश्तेदार उन्हें हर वर्ष नए साल पर सुंदर महंगी डायरी भी भेंट करते थे, पर प्रायः उनके 2-4 पन्ने भरकर वे उन्हें कहीं रख बैठते थे। बाद में उनमें कविताओं के बदले दूध का, सब्जी का हिसाब भी दर्ज हो जाता। कविता छूट जाती। भेंट मिले कविता संग्रह उन्हें खाली नई डायरी से शायद ज़्यादा खींचते थे। हमें थोड़ा अटपटा भी लगता था, पर उनकी कई कविताएं दूसरों के कविता संग्रहों के पन्नों की खाली जगह पर मिलती थीं। पीठ कोरे पन्नों से मन्ना का मोह इतना था कि कभी बाजार से कागज़ खरीद कर घर में आया हो, इसकी हमें याद नहीं। फिर भी यह हम सब ने भी सीख लिया था। आज भी हमारे घर में कोरा कागज़ नहीं आता। अपरिचित, परिचित, पाठक, श्रोता, रिश्तेदार, उनकी दुनिया बड़ी थी। इस दुनिया से वे छोटे से पोस्ट कार्ड से जुड़े रहते। पत्र आते ही उसका उत्तर देते। कार्ड पूरा होते ही उसे डाक के डिब्बे में डाल जाना चाहिए। हम आसपास नहीं होते तो वे खुद ही डालने चल देते। फ़ोन घर में बहुत बाद में आया, शायद 1968 में। इन्हीं पोस्ट कार्डों पर वे संपादकों को कविताएं तक भेज देते। बचपन से लेकर बड़े होने तक मन्ना को किसी से भी अंग्रेजी में बात करते नहीं देखा सुना। जबलपुर में शायद किसी अंग्रेज प्रिंसिपल वाले तब के प्रसिद्ध कॉलेज रॉबर्टसन से उन्होंने बीए किया था। फिर आगे पढ़े नहीं, लेकिन अंग्रेजी खूब अच्छी थी।
घर में अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी कविताओं की पुस्तकें भी उनके छोटे से संग्रह में मिल जाती थीं, पर अंग्रेजी का उपयोग हमें याद नहीं आता। बस एक बार संपूर्ण गांधी वाङ्मय के मुख्य संपादक किसी प्रसंग में घर आए। वे दक्षिण के थे और हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी उन्हें। मन्ना उनसे काफ़ी देर तक अंग्रेजी में बात कर रहे थे। हमारे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। दस्तखत, खत, किताबत सब कुछ बिना किसी नारेबाजी के, आंदोलन के उनका हिंदी में ही था और हम सब पर इसका खूब असर पड़ा। घर में, परिवार में प्रायः बुंदेलखंडी और बाहर हिंदी। हमें भी इसके अलावा कभी कुछ सूझा भी नहीं। हमने कभी कहीं हचक कर उचक कर अंग्रेजी नहीं बोली, अंग्रेजी नहीं लिखी। कोई भी पतन, गड्ढा इतना गहरा नहीं होता जिसमें गिरे हुए को स्नेह की उंगली से उठाया न जा सके। एक कविता में कुछ ऐसा ही मन्ना ने लिखा था। उन्हें क्रोध करते, कड़वी बात करते हमने सुना नहीं। हिंदी साहित्य में मन्ना की कविता छोटी है कि बड़ी है, टिकेगी या पीटेगी, इसमें उन्हें बहुत फंसते हमने देखा नहीं। हाँ, अंतिम वर्षों में कुछ वक्तव्य वगैरह लोग मांगने लगे थे, तब मन्ना इन वक्तव्यों में कहीं कहीं कुछ कटु भी हुए थे। एक बार मैं चाय देने उनके कमरे में गया तो सुना कि वे किसी से कह रहे थे, मूर्ति तो समाज में साहित्यकार की ही खड़ी होती है, आलोचक की नहीं। हम उनके स्नेह की उंगली पकड़कर पले बढ़े थे, इसलिए ऐसे प्रसंग में हमें उन्हीं की सीख से खासी कड़वाहट दिखी थी। पर उन्हें एक दौर में गांधी का कवि तक तो ठीक, बनिए का कवि भी कहा गया, तो ऐसे अप्रिय प्रसंग उनके संग जुड़ ही गए एकाध। फिर अपनी एक कविता में उन्होंने लिखा है कि दूध किसी का धोबी नहीं है, किसी की भी जिंदगी दूध की धोई नहीं है। आदम कद कोई नहीं है, कवि के नाते उसका कद क्या था, यह तो उनके पाठक आलोचक ही जाने। हम बच्चों के लिए तो वे एक ठीक आदम कद पिता थे। उनकी स्नेह भरी उंगली हमें आज भी गिरने से बचाती है। तो दोस्तों, ये थी प्रसिद्ध लेखक अनुपम मिश्र की, उनके पिता, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और कवि भवानी प्रसाद मिश्र पर लिखी आत्मकथात्मक या कहें कि संस्मरणात्मक कहानी स्नेह भरी उंगली। और एक पिता अपने बच्चों को किस स्नेह भरी उंगली से सहारा देता है, इसका आभास हमें बहुत बाद में होता है। और इसी को दर्शाती हुई ये कहानी थी अनुपम मिश्र की लिखी स्नेह भरी उंगली। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।